नमस्कार। इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज अपनी ऑन गोइंग है, इसमें हम लोगों ने प्री हिस्ट्री को शायद 14-15 सेशंस में पूरा देख लिया एपिसोड्स में। और एक एपिसोड आपने पूरा दिया था जो पिछला निकला है सेशन, उसमें आपने देखा था भारतवर्ष का विभिन्न कालखंडों में या विभिन्न स्थानों पर विभिन्न यात्रियों के द्वारा क्या क्या नामकरण किया गया है। आज का ये जो सेशन है, एपिसोड है, ये बड़ा एक अनोखा, जनरली हम इस तरह के चैप्टर्स को नहीं लेते हैं। मृदभांड संस्कृति, क्लियर है, जिसको आप वेयर्स ट्रेडिशंस या पोट्री ट्रेडिशंस भी कह सकते हैं। फ्लिंडर्स पैत्री, याद रखिएगा, फ्लिंडर्स पैत्री मृदभांड पर कार्य करने वाले एक नामी पुरातत्वविद हैं, जिनकी एक पुस्तक है मैथड्स एंड एम्स इन आर्कियोलॉजी। मैथड्स एंड एम्स इन आर्कियोलॉजी यानी कि पुरातत्व की विधियां और उद्देश्य, क्लियर। वो लिखते हैं कि मृदभांड पुरातत्व की वर्णमाला है, और वैसे भी मृदभांड को इतिहास का खजाना भी कहा जाता है। एक विशेष स्थान पर विशेष समय में मिट्टी के बर्तनों को बनाने की शैली, उनका डिजाइन, उनकी निर्माण तकनीक किस प्रकार की है, इन बर्तनों का आकार, रंग, सजावट, इनकी जो निर्माण विधि है, वो अपने समकालीन मानव के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और रचनात्मक, कलात्मक पक्ष का एक जीता जागता नमूना होता है। वो उस कालखंड का पूरा एक सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व करने वाला कारक होता है। इसी को आप मृदभांड संस्कृति कहते हैं। तो मृदभांड का टुकड़ा मात्र एक किसी बर्तन का टुकड़ा मात्र नहीं है, क्लियर। तो अच्छा, फिर एक अमेरिकन संस्था है, विश्वविख्यात अमेरिकन संस्था, इसको आपने कहा है ASTM, अमेरिकन सर्वे ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल इंटरनेशनल, इस नाम से जानी जाती है। इसने मृदभांडों पर काफ़ी काम किया है कि उनकी निर्माण विधि क्या है, किस प्रकार से पकाया गया है, कितना टेम्परेचर रखा गया है, निर्माण सामग्री किस प्रकार की रखी गई है, उनको नॉलेज कितनी थी मेटलर्जी की, या थर्मो जो नॉलेज होती, थर्मो मतलब ताप नियंत्रण करने वाली। तो मिट्टी से बने हुए और अग्नि में पकाए हुए, मिट्टी से बने हुए और अग्नि में पकाए हुए जितने भी सिरेमिक बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, वो सब मृदभांड कहलाते हैं। और चूंकि जब आपने प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहास देखा था, अभी जो पिछले अपने एपिसोड्स निकले हैं, आपने बहुत विस्तार से इस बात की जानकारी देखी थी, और मैं ये बात कही भी थी आप लोगों को। एक नाम बड़ा चर्चा में रहा था अपना उस दौरान, चौपानी मांडो। चौपानी मांडो सिर्फ मध्यपाषाण काल से नहीं, मृदभांड के संदर्भ में नहीं, चौपानी मांडो वो गिने चुने पुरातात्विक सांस्कृतिक स्थलों में से एक है जहां पूरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक का पूरा एक काल अनुक्रम प्राप्त हो रहा है। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। और चौपानी मांडो यूं भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि दुनिया के प्राचीनतम मृदभांड में वहीं से प्राप्त हो रहे हैं। सो आइएगा, मैं इस अध्याय को आरंभ करता हूँ। आप आनंद लीजिए, देखिए। एक एनालिटिकल बेस्ड क्लासेस किस लेवल की होती है, एक सर्वे रिसर्च बेस्ड जो क्लासेस होती हैं, स्पेशली जब आप नेट JRF या UPSC की तैयारी कर रहे होते हैं, या जब आप स्कूल व्याख्याता या कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की क्लासेस को सर्च करते हैं और एक अच्छे एररलेस मटेरियल की आप खोज करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं कि मृदभांड किसे कहा गया है। सबसे पहली बात, एक संस्था है, मैंने जैसा कि अभी कहा आपको, ASTM, ठीक है। तो ये संस्था क्या कहती है, ASTM इंटरनेशनल। अब सबसे पहली बात तो मैं इस ASTM इंटरनेशनल की पूरी परिभाषा आपके सामने रख दूं। अमेरिकन सर्वे ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल, याद रखना, ये इस संस्था का नाम है, ASTM इंटरनेशनल। इसका कहना है कि मिट्टी से बने हुए और अग्नि में पकाए हुए जितने भी मिट्टी के और सिरेमिक बर्तन हैं, वो सब मृदभांड कहलाते हैं। तो पहली बात तो आप मृदभांड की परिभाषा देखिएगा। जनरली ये कहना कि सब मिट्टी के बने हुए बर्तन, आपको जब आप, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हायर एकेडमिक कंटेंट के जब आप कॉम्पिटिशन्स की तरफ जाते हो, स्पेशली जहाँ पर एग्जाम का एक प्रारूप
डिस्क्रिप्टिव लेखन भी है, तब आपको वहाँ बड़े ही नपे तुले शब्दों को सीमित शब्दों में, संख्या में व्याख्यायित करना पड़ता है। तो इसकी परिभाषा है एएसटीएम के अनुसार, मिट्टी से बने एवं अग्नि में, मिट्टी से बने एवं अग्नि में पकाए हुए, क्लियर है। तो पकाए हुए मिट्टी के बर्तन, अग्नि में पकाई हुई मिट्टी भी याद रखना सिरेमिक कहलाती है। एक टेराकोटा तो अग्नि में पकाए हुए मिट्टी के खिलौने या कैक्स वगैरह टुकड़े जो होते हैं, तो ये सिरेमिक जो बर्तन होते हैं ये असल में मृदभांड, जिनको आप पोट्री या वेयर्स के नाम से पुकारते हैं, याद रखिएगा, कहा जाता है या कहलाते हैं, मृदभांड कहलाते हैं। तो पहली बात तो कि ये एक परिभाषा है विच इज गिवन बाय ASTM इंटरनेशनल, अमेरिकन सर्वे ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल, क्लियर। इसको कई जगह पर ASTM को अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है, ये और मैं क्लियर कर दूं। अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल। दुनिया में जितने भी मृदभांड पाए जाते हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन से अधिक उनका विश्लेषण, इवन उनका लिपिड एनालिसिस भी ये संस्था करती है। लिपिड एनालिसिस के जरिए, इन मिट्टी के बर्तनों के लिपिड एनालिसिस के जरिए आप ये जान सकते हैं कि इन बर्तनों को किस प्रकार के खाद्यान्न के रखने, डेयरी प्रोडक्ट्स को रखने में, या खाना पकाने की जो विधियां होती तेल के अंदर, ऑयल के अंदर, तो उनका स्टार्च और लिपिड एनालिसिस में भी ये संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसके आधार पर आप उस जमाने के लोगों के खान पान के तौर तरीके, कृषि, खाद्यान्न, क्लियर है, किस प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट्स को काम में ले रहे हैं, इन सब का अब आप आइडिया लगाइएगा कि एक इतिहास के अध्ययन के लिए विज्ञान की कितनी शाखाएं काम में भी आती हैं। तो ये तो हुआ आपका मृदभांड की परिभाषा। फ्लिंडर्स पैक्ट्री, जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, मेथड्स एंड एम्स इन आर्कियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं, वो कहते हैं कि मृदभांड असल में पुरातत्व की वर्णमाला है। मृदभांड, याद रखिएगा, पुरातत्व की वर्णमाला है। ये जो कहा गया है, ये कहा गया फ्लिंडर्स पैक्ट्री के द्वारा, और इनकी पुस्तक है मेथड्स इन एंड एम इन आर्कियोलॉजी। मेथड्स एंड एम्स इन आर्कियोलॉजी, फ्लिंडर्स पैक्ट्री का ये कहना है। अब आप दोबारा देखिएगा कि मृदभांड संस्कृति कहा किसे जाएगा, और आप समझिएगा किसी विशेष समय या स्थान में जो मिट्टी के बर्तनों, बने हुए जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, तो किसी विशेष समय या स्थान में बने हुए मिट्टी के बर्तनों की शैली, डिजाइन, उनकी निर्माण तकनीक, जिसके तहत इन बर्तनों का आकार, रंग, सजावट, इनकी निर्माण विधि, जिसके आधार पर आप उस जमाने के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, खाद्यान्न, खान पान, उनका कलात्मक पक्ष, क्योंकि चित्रकारी पाई जा रही है, का आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसे मिले जुले रूप में मृदभांड संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। ये बात भी याद रखिएगा। तो मृदभांड संस्कृति से आप एक समय विशेष के लोगों के समूह या समुदाय की कई आदतों, जीवन शैली का आइडिया लगा सकते हैं, जो कि ना केवल इतिहास का जो कोर ड्यूरेशन है, इवन प्रागैतिहासिक कालीन जो आदिम मानव है, होमोनिड है,
उसके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, काल निर्धारण में भी जो पोट्रीज या मृदभांड होते हैं वो काफ़ी सहायक होते हैं, क्योंकि अग्नि में पकाए गए हैं तो कार्बन काफ़ी अधिक मात्रा में है। तो कार्बन डेटिंग प्रणाली से आप इसके काल का निर्धारण कर सकते हैं, और जो उस जमाने के स्टोन टूल्स इक्विपमेंट्स मौजूद हैं उनसे इनका इक्वल ड्यूरेशन को मैच करवाकर आप आदिम मानव, प्रागैतिहासिक मानव या ऐतिहासिक काल के जो लोगों के समुदाय हैं, सोसाइटीज हैं, जो डायनेस्टी ट्रीज हैं, इनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं कि विश्व के प्राचीनतम मृदभांड कौन से हैं। आप नोटिस करिएगा, विश्व के प्राचीनतम मृदभांड। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात अब तक मैंने इतनी बार आपके सामने रख दी है कि आप लोग कभी नहीं भूलोगे। ये विश्व के प्राचीनतम जो मृदभांड अपने को प्राप्त हुए हैं वो यूपी में प्राप्त हुए हैं। याद रखना कहां से, चौपानी मांडो से, इंपॉर्टेंट है। और ये जो चौपानी मांडो, मैं दोबारा बोल देता हूँ, चौपानी मांडो वो पुरातात्विक प्रागैतिहासिक स्थल है जहां से पैलियोलिथिक से लेकर नियोलिथिक, पूरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक का पूरा एक कालखंड हमें प्राप्त हो रहा है। तो चौपानी मांडो जो जहां से आपको विश्व के प्राचीनतम मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं, पहली बात तो ये मेसोलिथिक, याद रखिएगा, मेसोलिथिक काल के मृदभांड है, यानी कि ये मध्य पाषाण काल के मृदभांड है। दूसरी बात, ये हस्त निर्मित अनगढ़ मृदभांड है बिना चाक के, ये और इंपॉर्टेंट है। तो ये चाक रहित मृदभांड है, हस्त निर्मित ये मृदभांड है, और ये अनगढ़ है। हम अनगढ़ से क्या मतलब निकालेंगे, जो ठीक से वेल शेप्ड नहीं है, बिना मतलब हाथ से बनाए हुए तो बेतरतीब से, लेकिन भाई मनुष्य की पहली कुंभकारी। और ये बात भी याद रखना कि मृदभांड निर्माण की कला कुंभकारी कहलाती, ये और देख लीजिएगा। मृदभांड निर्माण कला कुंभकारी कहलाती है। इस बात को भी आप लोग, क्योंकि हमने देखा था कि कुंभकारों का मोहल्ला, आप हड़प्पा सभ्यता को जब पूरा पढ़ोगे तब आप, लेकिन ये बात हकीकत है कि प्रागैतिहासिक मानव के अध्ययन के लिए मृदभांड हो गए, गुहा चित्रकारी हो गई, बोन्स एंड स्टोन टूल्स हो गए, ये 3-4 चीजें तो एक तरह से संजीवनी के रूप में कार्य करती है उस जमाने के इतिहास को जानने के लिए। इनमें मृदभांड का अपना एक विशिष्ट महत्व है। तो चाक रहित हस्त निर्मित अनगढ़ मृदभांड है। लेकिन यदि प्राप्त हो जाए कि दुनिया के प्राचीनतम चाक पर निर्मित मृदभांड कौन से हैं, क्योंकि चौपानी मांडो से जो मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं वो तो साहब आपके बिना चाक के। आप यदि दूसरा एक तथ्य आपके सामने प्रश्न के रूप में सामने आता है, चाक पर निर्मित विश्व के प्राचीनतम मृदभांड, चाक पर निर्मित विश्व के प्राचीनतम मृदभांड, याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा, इसका जो जवाब होगा वो भी चौपानी मांडो होगा। जैसा कि मैंने अभी कहा कि पैलियोलिथिक से लेकर नियोलिथिक तक का पूरा एक कल्चरल प्री हिस्टोरिक क्रोनोलॉजी हमें चौपानी मांडो से ही मिल रहा है। तो यहाँ पर जो शुरुआत में जो मृदभांड बने वो हाथ से निर्मित हैं, बिना चाक के। कालांतर में यानी कि नवपाषाण काल तक आते आते यहाँ पर चौपानी मांडो से आपको चाक पर निर्मित सुगढ़ मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं, याद रखना। तो सही आंसर होगा चौपानी मांडो, ये चाक पर निर्मित, याद रखिएगा ये चाक पर निर्मित मृदभांड है। और किस काल के हैं,
यह भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, नियोलिथिक पीरियड, जिसको हम कहते हैं नवपाषाण काल। आई थिंक ये जो हमने शुरुआत दी है इस अध्याय को, आपके लिए बेहतरीन शुरुआत होगी इस तरह के अध्याय को समझने के लिए। मैं स्क्रीन आउट होता हूँ कुछ सेकंड्स के लिए, तब तक आप इत्मीनान से इस मैटर को पेन डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण ये तथ्य आपके सामने आ गया है। यहाँ तक का सारा जो सामग्री उसको आप आराम से देख लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपने समझ लिया होगा। अब कुछ और बातें मृदभांडों का जो एक ट्री हम देखेंगे कि मृदभांडों का विकास क्रम, अलग अलग कालखंडों में कौन कौन से मृदभांड आपके यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि मृदभांडों की भी अपनी एक नामकरण शैली है, PGW, NBPW, क्लियर, रेड एंड ब्लैक, R&B वेयर्स ट्रेडिशन आपके सामने आता है। आप दूसर मृदभांड, कई प्रकार के नामकरण भी हमारे सामने आएंगे। लेकिन एक बड़ा जो प्रश्न उठता है वो ये कि मृदभांड प्रागैतिहासिक स्रोत के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है। व्हाट इज द आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस वेयर और पॉटरी ट्रेडिशंस, क्या उनका पुरातात्विक महत्व है। असल में पुरातात्विक सामग्री के दृष्टिकोण से मृदभांड एक विशेष स्थान रखते हैं। मृदभांडों के आधार पर उनके काल खंड का आप अनुमान लगाकर, तो मृदभांडों के कार्बन डेटिंग प्रणाली के आधार पर हम किसी भी पुरातात्विक ऐतिहासिक स्थल की प्राचीनता का पता लगा सकते हैं। मृदभांडों के आधार पर प्रागैतिहासिक मनुष्य, यानी कि जो पुरातत्वविद होते हैं, वो आदि मानव या प्रागैतिहासिक मनुष्य या ऐतिहासिक काल के मनुष्यों के सामाजिक और आर्थिक जीवन, उनके रहन सहन, उनके खान पान के तरीके क्या थे। जब आप लिपिड एंड स्टार्च एनालिसिस करते हो इन मृदभांडों का, जैसे किसी में यदि चिकनाई लगी हुई है तो क्या ये दूध या मलाई की या दही, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स के रूप में काम में लिया गया है। चिकनाई क्या ऑयली है तो क्या ये तेल से खाद्यान्न पका रहे थे। क्लियर है। स्टार्च तो क्या आलू बैंगन की सब्जियां काम में ले रहे थे। तो अब जैसे हरियाणा में एक स्थल है फरमाना, वहां से दुनिया की प्राचीनतम बैंगन की सब्जी के साक्ष्य प्राप्त हुए साहब। याद रखिएगा, हड़प्पा कालीन बात कर रहा हूँ मैं। आप, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इन मृदभांडों का अध्ययन। तो सांस्कृतिक अनुमान में पूर्णतया मृदभांडों का अध्ययन सहायक सिद्ध होता है। अब इसीलिए आप ये भी कह सकते हैं कि जब ये सहायक सिद्ध होते हैं तो दो विभिन्न संस्कृतियों, या हम कहें दो अलग अलग उस समकालीन जो देश हैं, क्योंकि उस जमाने में देश तो नहीं रहे होंगे, कल्चर सी थी, कि ये व्यापारिक संबंधों को भी प्रकाश डालते हैं कि क्या मृदभांड का ट्रेड और कॉमर्स के रूप में काम में लिया जा रहा है। अब आप याद करिए एम्फोरा जो ग्रीक एक मृदभांड है, और पानी के जहाजों में शराब को लंबी दूरी की यात्रा में उनको संरक्षित करने के लिए, वाइन्स को, शराब, वो एम्फोरा काम में लिया जाता था। और एम्फोरा से ही मिलता जुलता जो मृदभांड है वो सुराही पर्शियन शैली के। अब आप सोचिएगा, सुराही जो ईरानी शैली के हत्तेदार मिट्टी के बर्तन है, सिरेमिक बर्तन है, वो हमें राजस्थान में आहट से प्राप्त हो रहे हैं। और एम्फोरा का बहुत बड़ा भंडार आपको जो विभिन्न रोमन बस्तियां थी दक्षिण भारत के अंदर, एरिकमेडू हो गई, पौंडीचेरी हो गई, वहां से आपको प्राप्त हो रही है। तो विभिन्न दो देशों के सांस्कृतिक व्यापारिक संबंधों पर भी मृदभांड प्रकाश डालते हैं। मृदभांडों के आधार पर पुरातत्वविदों ने काल और युग दोनों का निर्धारण किया है। अब आप आइडिया लगाइएगा, कर्नाटक में एक स्थल है ब्रह्मगिरी। क्लियर। ब्रह्मगिरी से जो मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं उनका विश्लेषण करके सर मॉर्टिमर विलर ने महापाषाण, क्लियर, और आदिकालीन सांस्कृतिक युगों का निर्धारण किया है। अब देखो, महापाषाण संस्कृति आप लोग साउथ इंडिया में मेगालिथ कल्चर के लोग के नाम से हम उसको जानते हैं, क्योंकि मेगालिथ कल्चर का संबंध लोह युग से भी है, और मिट्टी का जो महापाषाणिक जो दौर है वो कब्रों से प्राप्त हो रहा है। इन कब्रों में उस जमाने के मनुष्य के जो कंकाल रखे गए, वहां से मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए, लोहे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। तो इन मृदभांडों का आप कार्बन डेटिंग प्रणाली से अनुमान लगाकर आप लोहे के जो उपकरण प्राप्त हो रहे हैं उनका कार्बन डेटिंग प्रणाली का द्वारा
और जो स्केलेटन मिल रहे हैं, यदि वो तीनों एक कालखंड के हैं तो ये एक ही कालखंड के निवासियों के द्वारा प्रयुक्त हथियार भी थे और निर्मित मृदभांड भी थे। तो आप उनके निर्माण तकनीकी क्या है, किस प्रकार की साज सज्जा है, उनका हम निर्धारण कर सकते हैं। तो मृदभांडों के प्रकार, उनके बनावट, उनका आधार, उनका रंग रूप, किस मिट्टी पर उनको बनाया जा रहा है, उन पर चित्रकारी किस प्रकार से है, ये उस काल की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। अच्छा, मृदभांडों के प्रयोग से आप समकालीन आर्थिक विषमता का भी सटीक अनुमान लगा सकते हैं। कैसे आर्थिक विषमता का मतलब, यदि मृदभांड पर चित्रकारी बहुत अच्छी है, वो अच्छे से पके हुए सुगढ़ हैं, तो उस जमाने के संभ्रांत और धनाढ्य वर्ग के द्वारा वो काम में लिए जाते थे। यदि अनगढ़ हैं, छोटे आकार हैं, चित्रकारी ठीक नहीं, टूटे फूटे, मतलब बहुत ज्यादा विशिष्ट शैली के बर्तन नहीं है, इसका मतलब सामान्य जनता के द्वारा काम में लिए जाते थे। ये आर्थिक विषमता को दर्शा रहा है। मैंने फिर बोला, इसीलिए फ्लिंडर्स पैक्ट्री ने पुरातत्व की वर्णमाला बोला है मृदभांडों का अध्ययन, और इतिहास का एक पूरा खजाना भी कहा गया है मृदभांडों को। क्लियर है? तो मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन इतिहासकारों के लिए खजाने का कार्य करते हैं। आई थिंक इसके माध्यम से, मृदभांडों के अध्ययन के माध्यम से आप प्राचीन कालीन लोगों के जीवन शैली, खान पान, कला, तकनीकी, इवन खाद्यान्न, कृषि का क्या पैटर्न था, उसका भी हम अनुमान लगा सकते हैं। मिट्टी किस प्रकार की थी, किस ताप पर उनको पकाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये इनका एक पुरातात्विक महत्व है मृदभांडों का। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आई है। लेकिन एक बड़ी बात है, दुनिया के प्राचीनतम मृदभांड हमने चौपानी मांडव से प्राप्त कर लिए। पूरे भारत में किस सांस्कृतिक स्थल के उत्खनन से प्राप्त मृदभांडों पर का पहली बार पुरातात्विक महत्व प्राप्त हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। एक फैक्ट आपके सामने, चलिए मैं रख देता हूं। एक स्थल है, याद रखना, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, तक्षशिला। तक्षशिला याद रखिएगा, तक्षशिला से ही भारत में सर्वप्रथम तक्षशिला के उत्खनन से प्राप्त मृदभांडों का पुरातात्विक महत्व प्राप्त किया गया है। मृदभांडों का पुरातात्विक महत्व प्राप्त किया गया है। आइडिया लगाइएगा आप लोग, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं दोबारा रिकैप कर देता हूं जो मैटर मैंने अब तक बतलाया, कि दुनिया के प्राचीनतम मृदभांड हैं बिना चाक वाले, चौपानी मांडव से। दुनिया के प्राचीनतम चाक पर निर्मित मृदभांड है आपके चौपानी मांडव से। लेकिन चाक रहित मध्यपाषाण काल का है और चाक युक्त नवपाषाण काल का है। और जिस स्थल के उत्खनन से भारत में सर्वप्रथम मृदभांडों के पुरातात्विक महत्व पर प्रकाश पड़ा है, वो तक्षशिला है। तक्षशिला जिसे श्री राम के छोटे भाई भरत के पुत्र तक्ष ने बसाया है। अब मैं आपके सामने मृदभांडों का एक पूरा विकास क्रम और उनका ऐतिहासिक महत्व क्या है, उनको अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। उम्मीद करूंगा एक एक करके आप उन बातों को ढंग से समझते चलें। तो यदि सबसे पहले जो मृदभांड हैं वो तो आपने देख ही लिया। सबसे पहले जो मृदभांड हैं वो चौपानी मांडव से प्राप्त हुए, वो काले लाल मृदभांड हैं। सबसे पहले याद रखना, ब्लैक एंड रेड वेयर्स, ये हस्त निर्मित हैं। एक एक बात को समझते जाइएगा। चाक रहित, बिना चाक के बनाए गए हैं। ये अनगढ़ मृदभांड हैं और इनका संबंध याद रखिएगा मेसोलिथिक पीरियड यानी कि मध्य पाषाण काल से है। इनका मध्य पाषाण काल से है। तो इनमें भी ये ब्लैक एंड रेड वेयर्स, काले लाल मृदभांड की जब हम बात कर रहे हैं,
तो ये दो प्रकार के आपके सामने आते हैं। एक तो है हस्तनिर्मित चाक रहित अनगढ़ मेसोलिथिक काल के हैं, और ये कहां से प्राप्त हो रहे हैं जी, याद रखना वही चौपानी मांडो यूपी से। आई थिंक बात समझ में आ गई है। दूसरे वही ब्लैक एंड रेड वेयर्स में, काले लाल मृदभांडों में दूसरे चौपानी मांडो से मिलेंगे, लेकिन काल नवपाषाण काल का होगा और चाक पर निर्मित होंगे, वो हस्त निर्मित नहीं होंगे। तो जो दूसरे हैं वो हैं चाक पर निर्मित काले लाल मृदभांड। कहां से प्राप्त, वही याद रखना चौपानी मांडो से प्राप्त हैं, लेकिन इनका संबंध जिस दौर से होगा वो दौर है नवपाषाण काल अर्थात नियोलिथिक पीरियड। और जिस सांस्कृतिक स्थल के उत्खनन से प्राप्त मृदभांडों का पुरातात्विक महत्व पहली बार भारत में जाना गया वो तक्षशिला, वो मैंने आपको बतला दिया। लेकिन अब मैं आपको प्राचीन प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक जो पूरी मृदभांडों की एक सीरीज श्रृंखला, किसके बाद कौन सा मृदभांड आया, अब मैं उस पर आपके साथ सिलसिलेवार ढंग से प्रकाश डालने जा रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि आपको ढंग से समझ में आए। तो ये वाला जो पहला काला लाल मृदभांड है वो मेसोलिथिक है बिना चाक पर। दूसरा जो काला लाल मृदभांड है वो नवपाषाण काल का है, लेकिन वो चाक पर निर्मित है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही जो मृदभांड हैं, इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा, इन दोनों ही मृदभांडों का जो संबंध है वो चौपानी मांडो से हमें प्राप्त होता है। क्लियर है। अब देखो एक बड़ी विशिष्ट बात मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं कि जो हम जिस चाक का हम बात कर रहे हैं कि दुनिया के प्राचीनतम चाक पर निर्मित मृदभांड जो चौपानी मांडो से नवपाषाण काल का प्राप्त हो रहा है, उनकी निर्माण विधि किस प्रकार की थी, वो चाक किस प्रकार का था। आपको एक बात को मैं क्लियर कर दूं, एक विधि यहां पर काम में ली जा रही है नियोलिथिक काल में, नवपाषाण काल में बर्निशिंग। नियोलिथिक काल में जिस विधि से ये बर्निशिंग ये चाक युक्त पहले मृदभांड बनाए जा रहे हैं। सो बर्निशिंग इज ए मेथड। असल में चाक यहां पर कुछ भी नहीं है। पहली बार मनुष्य ने जिस पहिए का आविष्कार किया, स्पेशली जो बुल कार्ट होता है, जो बैलगाड़ी का पहिया होता है, क्योंकि नवपाषाण काल तक आते आते मनुष्य ने जब कृषि को स्टैब्लिश कर लिया, पशुओं को पालतू बना लिया, उसने बैलगाड़ी या वाहनों का प्रयोग कर लिया, तो सबसे पहले मनुष्य ने जिस चाक का प्रयोग किया वो गाड़ी का पहिया था। और पूरी बर्तन बनने से पहले उन बर्तनों को कंकड़ और पत्थरों से रगड़ा जाता था ताकि थोड़ा सा उस पर पॉलिश आ जाए। आपको मालूम है कि जो नवपाषाण काल है वो जाना जाता है पॉलिश्ड टूल्स कल्चर के नाम से। बर्निशिंग मेथड में क्या है आप लोग देख लीजिएगा, लिख देता हूं मैं। चाक के लिए गाड़ी का पहिया, काम में लिया जाता था और बर्तन बनने के पश्चात, याद रखना, बर्तनों को कंकड़ों से रगड़ा जाता था। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण ये तथ्य है। जब मृदभांड बन जाते थे, लेकिन उनको काम में लेने से पहले कंकड़ पत्थरों, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, कंकड़ जिनको अपन कहते हैं, उनसे रगड़ा जाता था। ये विधि बर्निशिंग कहलाती है। यदि एक प्रश्न आपके सामने और आ जाए,
मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जब आप नेट जेआरएफ को, तो आपको इस तरह के अनवांटेड, नॉन प्रिडिक्टेबल, नॉन हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, फैक्ट्स को समझना होगा, क्योंकि ये कब प्रश्न के रूप में आ जाए। तो यदि प्रश्न आ जाए बर्निशिंग विधि का संबंध किस कला से, आप कहेंगे कुंभकारी से, मृदभांड बनाने की कला से। किस काल में आदिम मानव ने पहली बार मृदभांड निर्माण के लिए बर्निशिंग मेथड, बर्निशिंग विधि को काम में लिया? सो ये आंसर वुड बी नियोलिथिक, नवपाषाण काल। होमोसेपियंस सेपियंस, जिसका सीधा संबंध होलोसिन युग, होलोसिन एपोक या होलोसिन युग के साथ है। आई थिंक ये पूरी बात आपको ढंग से समझ में आई होगी। तो विश्व के प्राचीनतम मृदभांड, स्पेशली भारतीय प्रागैतिहास के संदर्भ में, नहीं संपूर्ण विश्व के प्रागैतिहास के संदर्भ में मैं ले रहा हूं, दैट इज ब्लैक एंड रेड वेयर्स, काले लाल मृदभांड है, जो शुरुआत में अनगढ़ हैं, हस्त निर्मित हैं, बिना चाक के, चौपानी मांडव से प्राप्त हो रहे हैं, मध्यपाषाण काल के हैं। दूसरे चरण में नवपाषाण काल के गाड़ी के पहिए को चाक के रूप में काम में लेकर उनको कंकड़ पत्थरों से रगड़कर एक तरह की बर्निशिंग विधि के द्वारा इनको सुगढ़ किया जा रहा है, थोड़ा सा पॉलिश किया जा रहा है। इस ब्लैक एंड BR वेयर्स, जिनको आप यहां पर इस नाम से पुकारते हैं, के बाद जो दूसरे मृदभांड भारतीय इतिहास के संदर्भ में आते हैं, दैट इज पेंटेड वेयर्स, चित्रित मृदभांड। यहां जो मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं मध्यपाषाण काल के, नवपाषाण काल के, ये किसी भी प्रकार के ज्यामितीय अंकन रहित, बिना चित्रकारी या ज्यामितीय अंकन रहित मृदभांड है। इन पर किसी भी प्रकार का आपको कोई आड़ी तिरछी लाइन या कोई पेंट या कोई, जैसा आपने भीमबेटका आदमगढ़ के गुहा चित्रकार से देखा, कुंभकारों ने यहां पर किसी प्रकार का चित्रकारी नहीं किया है। बट द सेकंड वेयर, जो दूसरा मृदभांड है, संपूर्ण भारतीय इतिहास के कालक्रम में, दैट इज पेंटेड वेयर्स, यानी कि चित्रित मृदभांड। याद रखिएगा, दूसरा मृदभांड है वो चित्रित मृदभांड है। अब याद रखिएगा, चित्रित मृदभांड का संबंध किससे होगा? बहुत आसान है। जब आप हिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, एक पूरी सटीक विश्लेषण के साथ जब आप इसको समालोचनात्मक विश्लेषण के दृष्टिकोण से पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। नियोलिथिक के बाद जो युग आता है वो है मेटल एज, और पहला मेटल जिसको आदिम मानव के द्वारा काम में लिया गया, दैट इज कॉपर। वो है असल में ताम्र धातु। अब मनुष्य ने जब पाषाण और ताम्र धातु का प्रयोग किया तो वो संस्कृति बनी थी चाल्कोलिथिक या ताम्र पाषाणिक संस्कृति। इसी ताम्र पाषाणिक संस्कृति ने असल में जो अब तक ब्लैक एंड रेड वेयर्स चले आ रहे हैं, उन पर पहली बार ज्यामितीय उनके बाहरी सतह पर उन पर ज्योमेट्रिकल लाइनिंग्स वाला धारियों वाली चित्रकारी करी, इसलिए इनको पेंटेड वेयर्स कहा गया है। तो जितनी भी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं जो ठीक नवपाषाण काल के साथ साथ हमें नजर आ रही हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के जौरवे संस्कृति हो, चाहे वो एरण या कायथा की मालवा संस्कृति हो, चाहे वो राजस्थान में बनास संस्कृति हो, इन सब से आपको ये पेंटेड वेयर्स पाए जा रहे हैं। सो पेंटेड वेयर्स का जो संबंध है वो है असल में चैल्कोलिथिक कल्चर्स के साथ, जिसको हम कहते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति। इनके मनुष्य के द्वारा, इनके निवासियों के द्वारा ये पेंटेड वेयर्स बनाए गए। अब ये बने कैसे, जरा गौर करिएगा। जो BR ब्लैक एंड रेड वेयर्स हैं, इनके साथ पहली बार इस मनुष्य ने इनको पेंट किया है,
सो आपको मालूम है कि अब आप देखो कितना फॉर्मुलेटिक आप इस टीचिंग को निकाल सकते हो। डी एंड आर वेयर्स विच इज डायरेक्टली एसोसिएट विद द मेसोलिथिक एंड द नियोलिथिक, स्पेशली नियोलिथिक, क्योंकि मेसोलिथिक के बाद नियोलिथिक आ रहा है। सो दीज आर द नियोलिथिक pottery traditions which was made by wheel, जो चाक पर बनाए गए, इन पर जब चाल्कोलिथिक कल्चर, न्यूलिथिक के बाद चाल्कोलिथिक आ रहा है, ने जब पेंट किया, उस पेंट को करने से बन रहा है पेंटेड वेयर्स। याद रखना पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू और किस संस्कृति के द्वारा बन रहा है, तो वो होगा आपका, याद रखिएगा, चैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक का मतलब ताम्र पाषाणिक संस्कृति। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको बेहद अच्छे से समझ में आ गई है, जहां तक मुझे पूरी उम्मीद है। एक बार मैं हट जाता हूं, आप आराम से यहां तक के मैटर को उतारिए, देखिए, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ेंगे। आई थिंक आपने यहाँ तक का देख लिया। तो आज के एपिसोड को मैं लगभग मोर देन 30 मिनट का ये एक एपिसोड हो गया है। बहुत ज़्यादा इसको हैवी नहीं करूँगा मैं, ताकि आपको धीरे धीरे समझ में आए। एक बार सेशन का एंड करने से पहले मैं थोड़ा सा क्लास को जितना हमने पढ़ा एक बार रिकैप या रिमाइंड कर देते हैं। दुनिया के प्राचीनतम जो मृदभांड आपको प्राप्त हुए वो चौपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं, जिनका सीधा संबंध मेसोलिथिक और नियोलिथिक काल के साथ है। मेसोलिथिक वाले जो वेयर्स हैं वो ब्लैक एंड रेड वेयर्स हैं, बोथ मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक फ्रॉम चौपानी मांडो। बट जो पहला मेसोलिथिक वाला ब्लैक एंड रेड वेयर है, दैट इज विदाउट व्हील, वो बिना चाक के निर्मित है। जो नवपाषाण काल वाला है वो विद व्हील, वो चाक से निर्मित मृदभांड है, लेकिन दोनों पे किसी प्रकार की चित्रकारी नहीं है। इन दोनों ब्लैक एंड रेड वेयर्स का जो संबंध है वो पाषाण काल, प्रागैतिहासिक कालीन मनुष्य के साथ है। जब चैल्कोलिथिक, नियोलिथिक के बाद नवपाषाण काल के बाद जब ताम्र पाषाणिक संस्कृति का युग आरंभ होता है, जब मनुष्य ने पाषाण उपकरणों के साथ साथ ताम्र उपकरणों का भी प्रयोग करना आरंभ किया था, तब मनुष्य ने इन प्रागैतिहासिक नियोलिथिक ब्लैक एंड रेड वेयर्स के ऊपर बाहरी दीवार पर, उनका जो बाहरी जो लाल सतह उसके ऊपर उसने कुछ ज्योमेट्रिकल लाइनिंग वाला पेंट किया, तो उससे ज्यामितीय रेखांकन हो गया, आरेख उसके ऊपर बन गया। दैट इज आप कह सकते हो एक प्रकार का प्री हिस्टोरिक आर्ट और कल्चर, जैसा कि आपने रॉक जो कैव पेंटिंग्स हैं भीमबेटका, आदमगढ़ की, उसमें हम लोगों ने देखा समझा। इसी प्रकार का पहली बार ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के मनुष्यों के द्वारा, निवासियों के द्वारा ये पेंटेड वेयर्स पहली बार सामने आते हैं। अब ये जो पेंटेड वेयर्स हमारे सामने आते हैं, किन किन कल्चर के द्वारा बनाए गए हैं जरा यहाँ पर देख लीजिए। देयर आर 3 कल्चर्स, वन फ्रॉम राजस्थान, जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति जिसको आप चैल्कोलिथिक बोल रहे हो, अनदर फ्रॉम मालवा एंड अनदर फ्रॉम थर्ड वन इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो संस्कृति है ताम्र पाषाणिक वो कहलाती जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति, इसके स्थल है इनाम गांव, देमाबाद, जोरवे आदि आदि। मालवा की जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है वो कहलाती है कायथा एरण संस्कृति, जिसके स्थल है कायथा, एरण, नागदा आदि। राजस्थान की जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है वो कहलाती है बनास संस्कृति। बनास संस्कृति जिसके स्थल हैं आहड़, गणेश्वर, गिलुंड आदि आदि। तो इस प्रकार से अब 3 ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां जो भारतीय उपमहाद्वीप में फैली थी। राजस्थान में बनास संस्कृति, आहड़, गणेश्वर, गिलुंड आदि। मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति, इसके स्थल है कायथा, एरण, नागदा आदि आदि। और महाराष्ट्रियन जोरवे संस्कृति, इसके प्रमुख स्थल हैं इनाम गांव, जोरवे, दैमाबाद आदि आदि। तो इनके द्वारा जो पाषाणकालीन जो ब्लैक एंड रेड वेयर्स, जो काले लाल मृदभांड चला रहे हैं, इन पर पहली बार ज्यामितीय रेखांकन करके भारतीय प्रागैतिहासिक के प्रथम चित्रित मृदभांड पेंटेड वेयर्स तैयार किए गए। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये सेशन और मेहनत पसंद आई तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक लोगों को इस मैसेज पहुंचाइए, जोड़ने का प्रयास करिए, ताकि मैं भी इसी उत्साह के साथ आपके लिए नए सेशंस और एपिसोड्स लेता आता रहूं। अगले सेशन में हम इसी अध्याय को, मृदभांड संस्कृति को नेक्स्ट के साथ देखेंगे, जिनको आपने रेड वेयर कहा, क्योंकि अभी ब्लैक एंड रेड वेयर्स
बाद में इन पर पेंट कर दिया गया। अब रेड वेयर वाली परंपरा है, उसको आप लाल या गुलाबी मृदभांड कला कहते हैं। देखते हैं कि उसका संबंध किस मानव के साथ है, किस युग के साथ है। इंतजार कीजिए नेक्स्ट सेशन का, तब तक के लिए नमस्कार।